क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। रुमान दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं तारिक में हूँ। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है पीएम नरेंद्र मोदी पॉडकास्ट। अच्छा, तो देखते हैं, ये छोटी सी वीडियो क्रिकेट पे वीडियो है। इस साथ क्रिकेट पे इंडिया और पाकिस्तान के क्या रिलेशन है, देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। थोड़ा सा रोमांचक सवाल पूछना है। भारत या पाकिस्तान में से किसकी क्रिकेट टीम बेहतर है? दोनों टीमों की पिच पर दुश्मनी के चर्चे भी सभी ने सुने हैं और दोनों में जियोपॉलिटिकल तनाव भी है, जिसकी अभी आपने बात की है। स्पोर्ट्स, खासकर क्रिकेट और फुटबॉल, देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने और आपसी सहयोग बढ़ाने में कैसी भूमिका निभाते हैं? वैसे जो स्पोर्ट्स हैं वो पूरे दुनिया में ऊर्जा भरने का काम करते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दुनिया के अंदर जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं स्पोर्ट्स को तो बदनाम होते देखना नहीं चाहूंगा। स्पोर्ट्स को मैं बहुत मानव की विकास यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण और खेलदिल एक रूप में हमेशा समझता हूं। दूसरा विषय है कि कौन अच्छा कौन बुरा, अगर खेल की टेक्निक के संबंध में कहे तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं। तो टेक्निक जो लोग जानते होंगे वही बता सकते हैं कि किसका खेल अच्छा और कौन खिलाड़ी अच्छे। लेकिन कुछ परिणाम से पता चलता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ, तो जो परिणाम आया उसे पता चलेगा कि कौन बेटर टीम है, स्वाभाविक पता चलेगा। हाँ, मैंने भी द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नाम की सीरीज देखी है, जिसमें कई बेहतरीन खिलाड़ियों और मैचों की बात हुई है। दोनों देशों की ऐसी टक्कर और मुकाबला देखकर अच्छा लगता है। आपने फुटबॉल के बारे में भी बात की है। भारत में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, तो एक और मुश्किल सवाल, आपका फुटबॉल का सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? हमारे पास मेसी, पेले, मैराडोना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिदान जैसे नाम हैं। आपको आज तक का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी कौन लगता है? ये बात सही है कि भारत का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि जहां फुटबॉल अच्छी तरह खेला जाता है और फुटबॉल की हमारे महिलाओं की टीम भी अच्छा काम कर रही है, पुरुषों की टीम भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर पुरानी बातें हम कहें 80s के कालखंड की, तो मैडोना का नाम हमेशा उभर करके आता है। हो सकता है कि उस जनरेशन के लिए वो एक हीरो के रूप में देखे जाते हो, और आज की जनरेशन को पूछोगे तो वो मेसी की बात बताएंगे। लेकिन मुझे एक और इंटरेस्टिंग घटना याद आ रही है, आपने पूछा तो। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश करके एक स्टेट है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। वहाँ शहडोल करके एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ सारा ट्राइबल बेल्ट है, काफी लोग ट्राइबल लोग रहते हैं। तो मैं वहाँ ट्राइबल विमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं उनसे बातचीत करने का मुझे एकदम पसंद आता है ऐसे लोगों से बातचीत करना। तो मैं मिलने गया था, लेकिन वहां मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़ी बड़ी आयु के, सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया। तो मैंने कहा, भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले हम मिनी ब्राजील से हैं। मैंने कहा, ये मिनी ब्राजील क्या है भाई तेरा? नहीं, बोले हमारे गांव को लोग मिनी ब्राजील कहते हैं। मैंने कहा, कैसे मिनी ब्राजील कहते हैं? बोले हमारे गांव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले हैं। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है। और वो कहते हैं कि हमारे गांव का एनुअल मैच जब होता है तो 20-25 हजार दर्शक आसपास के गांव से लोगों से आते हैं। तो भारत में फुटबॉल का जो इन दिनों क्रेज बढ़ रहा है, मैं उसके शुभ संकेत मानता हूं, क्योंकि टीम स्पिरिट भी पैदा करता है। आप और शी जिनपिंग एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। हाल के तनावों को कम करने और चीन के साथ संवाद और सहयोग फिर से शुरू करने में मदद के लिए उस दोस्ती को कैसे फिर से मजबूत किया जा सकता है? देखिए,
भारत और चीन का संबंध ये कोई आज का नहीं है। दोनों पुरातन संस्कृति है, पुरातन सिविलाइजेशन है और मॉडर्न वर्ल्ड में भी अपनी उनकी भूमिका है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, सदियों तक चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते रहे। ग्लोबल पुराने जो रिकॉर्ड्स है कहते हैं कि दुनिया का जो जीडीपी का था उसका 50% से ज्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का रहा। और मैं मानता हूं कि इतने सशक्त संबंध रहे, इतने गहन सांस्कृतिक संबंध रहे और पहले की सदियों में कोई हमारे बीच में संघर्ष का इतिहास नहीं मिलता है। हमेशा एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को जानने का ही रहा है। और बुद्ध का प्रभाव किसी जमाने में तो चाइना में काफी था और वो यहीं से ही वो विचार गया था। हम भविष्य में भी इन संबंधों को ऐसे ही मजबूत रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। ये जहां तक डिफरेंसेस तो होते हैं, दो पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ न कुछ तो होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कोर्ड नहीं, डायलॉग, इसी पर बात कर बल देते हैं। तभी जाकर के एक स्टेबल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप और दोनों ही देशों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापिस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। और जब 21वीं सदी एशिया की सदी है तो हम तो चाहेंगे कि भारत चीन के बीच में स्पर्धा सब स्वाभाविक है, स्पर्धा कोई गलत चीज नहीं है, ये संघर्ष नहीं होना चाहिए। दुनिया एक उभरते हुए वैश्विक युद्ध को लेकर चिंतित है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव, यूक्रेन और रूस में तनाव, यूरोप में तनाव, इजराइल और मध्य पूर्व में तनाव। आप इस बारे में क्या कह सकते हैं कि 21वीं सदी में हम वैश्विक युद्ध को कैसे टाल सकते हैं? ज्यादा संघर्ष और युद्ध की ओर बढ़ने से कैसे बच सकते हैं? फिजिकल लड़ाइयों की तो चर्चा होती है लेकिन हर क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पैदा हुई है करीब करीब इरेलेवेंट हो गए, उसमें कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है। यूएन जैसे संस्थाएं अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जो लोग कानून की नियमों की परवाह नहीं करते वो सब कुछ कर रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में बुद्धिमानी यही होगी कि सब लोग संघर्ष का रास्ता छोड़ करके समन्वय के रास्ते पर आगे आए और विकासवाद का रास्ता सही होगा, विस्तारवाद का रास्ता काम नहीं आएगा। और जैसा मैंने पहले ही कहा, दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, हर किसी को हर एक की जरूरत है, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है।
वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। ये पॉडकास्ट मेरा तो दिल कर रहा है, जिस तरह की बातें हो रही बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखा है 3 घंटे के ऊपर है मेरे ख्याल में ना, इस पे ना सीरीज लानी चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन एक भाई चीज़ है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं बकायदा जो पूरा पॉडकास्ट है उसकी एक सीरीज लेकर आऊँ, ताकि भाई हर रोज जो है कम से कम 30 मिनट की वीडियो देखें और उस पर रिएक्शन दें। एक चीज है, मोदी साहब ने जो स्पोर्ट्स पे बात की, स्पोर्ट्स होगी और जो बॉलीवुड हो गया, ये जो भी जो सेलिब्रिटीज होती है ना, ये कंट्रीज के दरमियान ना एक हामांगी पैदा करती है, सॉफ्ट पावर जो तो क्रिएट होती है ना, जो भी मामलात पैदा थे, होता है। जो भी मामलात थे, इससे पहले आखिर कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। पाकिस्तान में अभी जो रिसेंट चैंपियन ट्रॉफी हुई है, पाकिस्तान ने स्पेशल दावत दी थी इंडिया को। अगर इंडिया की तरफ से माइंड होता मामला ठीक करने को, तो इंडिया को अपनी टीम भेजनी चाहिए। भाई इंडिया की सियासत ने नहीं आने दिया, खिलाड़ियों ने तो खुद कहा है। मैं खिलाड़ियों की बात ही नहीं करता यार। मैं T20 का कैप्टन का जो नाम है उसका सूर्या कुमार, उसने कहा था भी हमारी तो किसी से पाकिस्तान छोड़ के किसी के स्पोर्ट्समैन की लड़ाई नहीं होती। ये तो सियासतदानों की बातें। अगर हमें आज हमारी गवर्नमेंट करे हमें पाकिस्तान में कोई इसको टीच नहीं। तारक भाई यहाँ पे आके देखा जाए ना, तो इंडिया बैक फुट पे गया है। क्यों? तो इंडिया दूसरी कंट्रीज चैंपियन ट्रॉफी के लिए आई है। अगर चैंपियन ट्रॉफी अनसिक्योर होती तो खासकर जो इंग्लिश कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भाई वो कभी पाँव भी ना रखती। वैसे ही है। तो और इंडिया का पूरा मकसद यही था कि किसी ना किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी डैमेज हो। पाकिस्तान की अब सॉफ्ट इमेज है ना, अब इसमें ये देखो इंडिया अब एक और चीज खटक रही है, वो ये है कि जो है ना वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड होता है, वो पहले खेलना होता है सारी कंट्रीज में, उसमें से टीमें सिलेक्ट होती हैं, वो भी पाकिस्तान को मिल गया। और वुमेन्स का एशिया कप का टूर्नामेंट वो भी पाकिस्तान को मिल गया। इसका मतलब ये है कि आईसीसी पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इसकी मैनेजमेंट से मुतमईन हुआ तो टूर्नामेंट की मेजबानी मिली। वैसे ही ये तो सबको पता है, इंडिया वाले जिस तरह मर्जी कहते रहे वो तो सबको पता है। बाकी रहेगी मोदी साहब जो बात कर रहे थे, या हमारे पीएम काले शहबाज शरीफ, ये जो एजेंसियों के मामलात होते हैं ना सिक्योरिटी पे हैं, अक्सर मामलात। मैं अगले दिन वीडियो देख रहा तो भाई वो बाज ख्वाजा आसफ की वीडियो थी। ख्वाजा आसफ से पूछा गया कि सुना जा रहा है कि पाकिस्तान के 8-10 शहरों में ना बैन लगने लगा है, ये रेल पे, बलोचिस्तान की सॉरी रेल पे, यूनिवर्सिटियों पे और ना हवाई सफर पे। वो वज़ीर दिफा है, तो उसने कहा भी शायद लग रहा होगा, मुझे इल्म नहीं है। यानी कि बाद मामलात ऐसे होते हैं जो पॉलिटिशियन तक भी नहीं पहुंचते और बैक डोर उनके जो ना उनको वो हैंडल करते हैं। तो ये मिडिल क्लास कंट्रीज में भाई यही होता है। जैसे ही बाकी भाई बात ये है कि मोदी साहब के दौर में एक चीज हुई है कि खेलों को ना तरजीह दी गई है, हर शोबे में बहुत ज्यादा काम तेजी से होगा। लेकिन जहाँ पे हमारे साथ चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम ने आने थे ना, वहाँ इन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए इनके अपना हुकूमत नहीं भाई, वो कोशिश इनका मकसद तो यही था कि भाई पाकिस्तान का टूर्नामेंट जो डैमेज हो जाए। हाँ, असल मामला ये था कि ये चाहते नहीं कि पाकिस्तान ये है कि मोहसिन नकवी ने हिकमत अमली अपनाई और उसने भाई साहब जूम कर वो जिस तरह मर्जी मोहसिन नकवी पे भड़कता रहे ना, नहीं अगर के लिए उसके अलावा कोई और होता ना तो ये शायद हम सिलेक्शन के बारे में बोलते हैं, जेब से पैसे कोई और भी होता, पैसे आईसीसी की थे और मजदूर लगा के मशीनरी पाकिस्तान की दूसरों भी कर रहे थे। सिक्योरिटी किसने देनी थी? पीटीआई दे रही थी। किसने देनी थी? किसने देनी थी? वो तेरे अब्बे ने देनी थी, उसने ही। जिसका दिफा करना बेगैरत इंसान का, मैं उसका नाम लेना लानत बांटता हूँ उसके ऊपर। उस बेगैरत इंसान ने देनी थी, अब भी उसने दी, मेरी कोई गलती नहीं उससे। चल रही है ना, गंदा दलील इंसान है, उस दलील इंसान का नाम लेना भी गुनाह है भाई। यही तो बात है। थोड़ा अच्छा, बहुत दलील इंसान जो सर ने सवाल किया, मेरा भी आपसे वही सवाल है तीनों से, आप चाहे तो एक जवाब दे। जो सिक्योरिटीज के या दहशत टेररिज्म जो इस तरह एक हवा चल रही दुनिया में, सारी कंट्रीज आपस में बद-एतमाद है, हकीकत बद-एतमाद है, वो कंट्रोल करने के लिए मोदी साहब तो कह दें कि इनको इस लाइन में डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए कुछ कोई क्राइटेरिया तो बनाना पड़ेगा। किस चीज का?
जो टेररिज्म, जो आप मुल्कों के आपस में मामलात खराब यार हो पता है क्या है, ये बात जो है ना सीधी सी है भाई साहब, जो ताकतवर कंट्री है वो दूसरों के ऊपर रोब दबदबे जमाना चाहते वो हैं। हो रहा है। ये सारा कुछ कर रहा है। अमेरिका का जिधर रोब चलता है वो कनाडा और यूरोप जैसे कंट्रियों को भी आंखें दिखाता है, वो इंडिया को आंखें दिखाता है, धमकियां देता है, वो चाइना को धमकियां देता है। जो ताकतवर है भाई साहब उसका आज भी इंडिया का मिशन है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से कैसे निकले, इसको ग्रे लिस्ट में डाल के हमने रहना है। और चलो ये वो इंडिया इसके ऊपर चला हुआ है। यार मिशन तो सबका ही जितनी है। मर्जी मीटिंगें कर लो, जो कर लो, इंडिया का मकसद ये है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना किसी तरीके से। आपका कहने बस। का मकसद ये है, दो लफ्जों में, जो कानून है, जो हमने पढ़ा भी है, जो मैंने आपको माइंड देखा भी है, भाई साहब सीधी बात। जो वो तो हो रहा है, पहले ही हो रहा है। ये तो वही कानून हुआ ना, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाकर अपना दबदबा कायम रखती है। सिंपल सी बात। बाकी बात ये है कि एक जो चीज़ है ना जो सबसे अच्छी ये इंडिया और चाइना के रिलेशन की, चाइना और इंडिया के रिलेशन की सबसे अच्छी बात ये बिल्कुल भाई साहब दुश्मन है और भाई तगड़ा दुश्मन है इंडिया के लिए चाइना। और अच्छी उसकी बात ये है कि भाई कि वो दहशतगर्दी नहीं करता। सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है ना कि आए दिन इधर दहशतगर्दी उधर दहशतगर्दी, कंट्री में खराबी हो जाती है। उसको जरूरत क्या है भाई, वो अच्छे से चल रहा है, उसको पता है अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरा भी नुकसान भाई होगा। वही चीज़ है ना भाई। और इंडिया भी चाइना में इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेता। ऐसे ही है। अगर बाकी वही बात करें पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन की, तो भाई साहब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में दबा के की है दहशतगर्दी और हिंदुस्तान इंडिया भी ये कर दबा के कर रहा है। अगर पाकिस्तान करे ना इंडिया में तो फिर पता क्या होता है, चीखें निकल जाती हिंदुस्तान की, मीडिया से लेके उससे ऐसे दानों दिखा अक़वाम में मुत्तहिदा तक पहुंच जाती, ये देखो पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान ने फलाने तौर में वो कर दिया, फिर मुद्दे पुराने उखाड़ देते हैं। जब आप करते हैं पाकिस्तान में बेगुनाहों को मरवाते हैं, उस वक्त भी साजिद देखा यहाँ पे करें, बेगुनाह है उस ही वक्त ना। भी देखें। यहाँ पे सारे दहशतगर्द इधर सारे दहशतगर्द होते हैं, हिंदुस्तान में सारे, अमेरिका, इजराइल और इंडिया में सारे इंसानियत उधर ही है। इस मामले इधर में इंसानियत आपके नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस मामले में भी दोनों कंट्रीज एक ही पेज पे, जिसका हाथ पड़ जाए माफी बिल्कुल। लेकिन ये भी है ना कि पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई है। अगर देखा जाए तो भाई पहल पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया तो भाई साहब वो चीज कर रहा है कि जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ की है, इंडिया वो गेम जो है पाकिस्तान के साथ की है। यार, फिर क्या होगी, बराबरी होगी ना। लेकिन एक चीज है, जैसे कि तैसा हो गया। पाकिस्तान ने इतनी लंबी चौड़ी गेम खेली है तो भाई सेम गेम आपके साथ हो रही तो भाई आपको प्रिपेयर भी होना पड़ेगा कि ये गेम हमारे साथ भी हो सकता है और इसको कंट्रोल कैसे करना है। फेयर सेविंग रखनी चाहिए थी ना। इंडिया से सेव हो जाए, इंडिया से सीख रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने कंट्रोल की है सारी चीजें। आज देख रहे हैं कि कश्मीर उनके इंडिया के साथ मिल के रह नहीं रहा। अगर कोई छोटे मोटे इधर उधर कोई मामला थे तो उन्होंने भाई साहब दबा लिया, उनको कंट्रोल कर लिया। ये BLA वाले हैं, इनसे वो नहीं कंट्रोल हो पा रहे। किसी से मुआहदे करो, किसी से मारो, किसी को ठोको, किसी के साथ कुछ करो, बातचीत खत्म करो ना। ये किसने BLA की मेरी बात सुनो। BLA वाले जो आज उनका अपना चीफ मिनिस्टर था बलूचिस्तान का, उसकी कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, एक दो पॉइंट अच्छे थे, मैं उसकी हमायत नहीं कर रहा। उसने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमारे अपना सूबे में अमन हो, लेकिन हमारे कुछ ऐसे अंदरूनी अनासर हैं। उसने बोला मेरी पार्टी में भी, मेरी पार्टी में भी कुछ अनासर हैं जो चाहते नहीं है कि मामला ठीक हो। मैं अकेला नहीं ठीक, फौज भी अकेली ठीक नहीं कर सकती जब तक आप आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई चीज माने या ना माने। आपके घर का बड़ा, आपका बड़ा भाई, एक छोटी सी मिसाल दे दो, आपका जो बड़े भाई है, ठीक है ना, अगर आप 3-4 भाई हैं, अगर 2 भाइयों के एक साइड पे मुंह है, 2 एक साइड पे हो, दोनों एक दूसरे को काटने पे लगे हो, ऊपर वाला कैसे सुलह करा सकते? यार इंडिया में ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान में खराबियां चलती हैं, इंडिया में भी अंदर अंदर खराबियां की। नक्सलवाद इंडिया ने यार जो अभी रिसेंट नागपुर में 1-2 दिन से जो काम उठा हुआ है, मणिपुर उससे भी ज्यादा हजारों वीडियो हर रोज निकल के आती है, हजारों। काम तो काफी चल रहे हैं। अगर जिस तरह हमारी ये छोटे छोटे क्लिप दिखाते हैं पाकिस्तान के, इंडिया की मीडिया, अगर हम भी इस तरह के क्लिप दिखाएं ना, फिर इनको आईना नजर आ जाएगा। हम इतने बुद्धू नहीं कि हमें पता नहीं, हिंदुस्तान का सब पता है। लेकिन ये हम भी सब कुछ जानते लेकिन ये हैं। जो हम 4-5 दिनों में जो 57 जो हमारी सीधी सी बात है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई, जो इस हफ्ते में हम लहर दहशतगर्दी के फेस कर रहे हैं ना, वहाँ पे नहीं है। केड़ा उधर भी होती रहती इतने नहीं जो अच्छा, 5-7 दिन में हुई है। अभी अल्लाह ना करे हिंदुस्तान में ऐसा वक्त आए ना, इस तरह जो हमारा एक्सप्रेस हुआ है ना, उनसे ये पूरी बर्दाश्त नहीं होगा जितना हमारे यहाँ के ट्रेन, हुआ है।
एक दिन में ट्रेन हाईजैक हो जाए थोड़ी बात नहीं, ट्रेन हाईजैक होने के दूसरे दिन बाद उसी आसपास सिरे में 28 पेशावर में कोयटा में 28 धमाके हो जाने कोयटा या उस जगह यार पे। बहुत हो रहे हैं, लेकिन मैं मुद्दा की बात ये कर रहा हूँ भाई साहब कि भाई हमारे पास सिर्फ ये ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में चल रहे हैं, लेकिन इंडिया में कई जिला में अभी अभी कुछ अर्थ एक न्यूज आई है कि भाई नक्सलवाद जो है वहाँ के 100 से ऊपर जिले थे जिसमें वो फैला हुआ था तकरीबन, लेकिन अब वो सुखड़ के कम हो गया, लेकिन अब जो है वो कहते हैं मुकम्मल तौर पे इनको कंट्रोल कर लिया, खत्म हो गया। लेकिन अब नागपुर में जो आग भड़क उठी है, ये तो मजहबी आग लगाई हुई है। यार है तो सही, 4 में से 2 में खराबी है, उधर कितनों में उधर के वही, लेकिन भाई मुद्दा ये है भाई साहब, काम तो फिर बराबरी बराबरी का नहीं सेम ही चल रहा है। मुद्दा ये है भाई साहब कि हमारा जो है ना कंट्री ठीक से चल नहीं रहा, हाँ, उनके ये खराबियां होने के बावजूद वो भाई Progress कर जीडीपी रहे हैं। सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है, हाँ, और यहाँ दुनिया में ये- भाई साहब उनका दबदबा है, रोब है, ये भी तो देखो हमारा क्या है। ये गो भाई वो देने वाले हैं, हम लेने वाले, ये भी तो दूसरी देखो, बात दूसरे ये कंट्रियों कि को एड आप दे रहे हैं। अपने आदमी को, अपने सूबों को आप जितनी मर्जी चीज कर ले आगे, आप कहें कि हम वो तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन जब आपकी कमर के पीछे लेबल आता है ना IMF का, आप कुछ भी नहीं है, ये हकीकत है। और बाकी भाई एक और पॉइंट था वर्ल्ड वार 3 का, अच्छा। तो साफ ज़ाहिर है भाई साहब जो कंट्री एक ताकतवर है दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, हर कंट्री अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। ये जो इजराइल वाला मामला हुआ था, जब इजराइल और फ़लस्तीन वाला, शुरुआत में तो भाई ऐसे ही लगा जैसे कि भाई हो सकता है वर्ल्ड वार 3 हो जाए, क्योंकि भाई जिस तरह ईरान उठा, लेकिन भाई शुक्र है कि भाई ईरान जो है वो चुप करके बैठ गया, जैसे तैसे करके बैठ गया। अगर वो ज्यादा अच्छा ही हुआ कि बैठा है। इधर से रशिया हिलता, चाइना थोड़ी हेल्प करता, जिस तरह अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री कर रहे थे इजराइल की हेल्प, तो अगर काम ये भी खराब इसी था। तरह करते तो भाई काम खराब हो जाता। तो वर्ल्ड वार 3 लगनी थी और क्या होता। ये अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए, अगर ये मामला खराब होते तो ये आग से फेशिया तक महदूद तो नहीं रहनी। और भाई ये वर्ल्ड वार 3 से बचने के लिए अच्छा होगा भाई आप आजाद फॉरेन पॉलिसी अपनाए, जिस तरह इंडिया ने अपना रखी हाँ जी। है। भाई साहब वो मुसलमानों के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, ये सारे अरब कंट्री से नहीं कर रहे, बहुत सबसे ज्यादा ट्रेड उधर से हो रहा सऊदीया है। दुबई से बहुत उधर से कर रहे हैं, इजराइल के साथ कर रहे हैं, चाइना के साथ कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, रशिया के साथ कर रहे हैं। फ्रांस, अच्छी बात है, जर्मनी। इससे बड़ी फॉरेन पॉलिसी कोई हो ही नहीं सकती। तो ठीक है, मैं अपनी राय जरूर तो कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, मेरे साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।